नमस्कार, मैं राकेश परमार। मित्रों, आज बात की शुरुआत करने से पहले सबसे पहले एक चिंता जाहिर कर दूं कि कई राज्यों में कोरोना अब बेलगाम होता हुआ नजर आ रहा है और इसके जिम्मेवार हम स्वयं हैं, क्योंकि हमने डॉक्टरों के बताए हुए सुझाव, सरकार के दिए हुए आदेश और जो लोग भी कोरोना को समझते हैं उनके दिशा निर्देशों का अवहेलना कर रहे हैं। उसके बाद दूसरा है कि जहां जहां थोड़ी बहुत छूट सरकार ने किसी आवश्यक वस्तुओं को दिया है, हम बिल्कुल बेलगाम हो गए हैं उन वस्तुओं की खरीदारी के लिए या अननेसेसरी भीड़ भाड़ बढ़ाने के लिए। जैसा कि आपको पता है कि कोरोना भीड़ भाड़ में जाने से ही आपके साथ आपके घर आता है, तब भी आप चल के जाते हैं, पुलिस का लाठी खाते हैं और कोरोना से साक्षात्कार करके अपने घर लेकर के आते हैं। इतनी अब आपके पास समझ नहीं है तो ईश्वर आपका मालिक है। हम क्या कहें, हम तो सिर्फ आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करेंगे कि आप अपने लिए ना सही, अपने बच्चों के लिए सही, सोसाइटी के लिए सही, कोरोना से डरिए, क्योंकि कोरोना बीमारी नहीं है, महामारी है और ये किसी को नहीं बख्शती। इसे ना तो आरक्षण रोक सकता है, इसको ना तो पद और प्रतिष्ठा रोक सकता है, ना ही इसे आपका ऊंचा और सुख रोक सकता है। आप कोरोना के संपर्क में आएंगे तो कोरोना आपके संपर्क में, आपके घर में संपर्क बना लेगा। इसकी पैठ बहुत मजबूत है। इसलिए मित्रों, कोरोना से डरिए और कोरोना के महामारी से बचिए। एकमात्र उपाय है कि आप अपने घरों में रहिए। कुछ समय तो बीवी बच्चों के साथ गुजारिए, मजबूरी में ही सही, लेकिन एक अच्छा मौका आया है कि आप अपने बच्चों को समझिए, परिवार को समझिए। इस समझिए कि आपको आपके बच्चों से क्या अपेक्षा थी और आपके बच्चों को आपसे क्या अपेक्षा थी। आपके द्वारा उपेक्षा के शिकार हो चुके आपके माता पिता को आपसे क्या अपेक्षा है। इन सब चीज़ों को अगर आप समझेंगे तो इस महामारी में भी हम कुछ पॉजिटिव चीज़ ले करके आगे जाएंगे। हमें समझ में आएगा कि हम आधा घंटा अपने माता पिता को दे रहे हैं तो वो कितना खुश हो रहे हैं। हमें पता चलेगा कि हम अपने बच्चों को थोड़ा सा पुचकार के बात कर रहे हैं तो उनको कितना अच्छा लग रहा है। एक बढ़िया मौका है, लोगों से संपर्क बनाइए। अभी कोई नहीं कहेगा कि मैं बिजनेस के महामारी में हूँ, नौकरी के बीमारी में हूँ। उनसे फ़ोन पर बात करिए, उनसे संपर्क करिए। आदरणीय अजीत भैया मेरे को दिख रहा है, मैं सादर प्रणाम बोल रहा हूँ। इस मामलों में आदरणीय अजीत दुबे जी का कोई मुकाबला नहीं है। दुबे जी उतने बड़े अधिकारी थे, तब भी अपनों से फ़ोन पर बात करना, उनको मिलना, उनसे बात करने में समय निकाल लेते। पता नहीं कहाँ से लाते थे इतनी क्षमता। मैं अजीत भैया को इस मामलों के लिए सादर प्रणाम करता हूँ कि वो कितना ही व्यस्तता हो, आपको फ़ोन करने, आपसे बात करने का समय निकाल ही लेते हैं। उसी तरह से आप भी बात करिए अपनों से, अपने लोगों से, अपने घरों से, ताकि संवाद समाज से आपका बना रहे, आप समाज से कट न जाए। कोई भी मीडिया, कोई भी माध्यम हो सकता है। आज का मुद्दा है पत्रकारिता के पवित्रता पर पंचरकर्ता सोशल मीडिया। असल में क्या था कि कल मैंने अपना एक पोस्ट डाला था, कई लोगों का आशीर्वाद आया। कई लोगों ने मेरे को फ़ोन करके मुझे आशीर्वाद दिया कि राकेश परमार, कल का वीडियो तुम्हारा बहुत बढ़िया रहा, बहुत सुंदर लगा। यही मतलब तुम कहे नहीं पत्रकार हो। मैं बोला, सर पत्रकार तो वैसे कहीं कोई सर्टिफिकेट होती नहीं है, लेकिन जो मुझे लगा वो मैं कहता हूँ। कई लोगों ने कल अपना आशीर्वाद दिया, मुझे तारीफ किया है। अब तारीफ से मैं बहक न जाऊं, मैं अपनी रूट से हट न जाऊं। आज मेरा मुद्दा यही है मित्रों। सबसे पहले मैं भी सोशल मीडिया पर मिले हुए लिबर्टी का फायदा उठा करके आपसे बात कर रहा हूं, और जो मेरा बात अगला बताऊंगा उसे आपको लगेगा कि मैं दो बातें कर रहा हूं। एक तरफ तो मैं सोशल मीडिया का इस्तेमाल से आपसे अनुरोध कर रहा हूं, और दूसरा सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर रोक लगाने की बात करो, क्योंकि जो मेरी बात होगी वो रोक लगाने जैसा होगा। उसका कारण है, देखिए, सोशल मीडिया
बिल्कुल उस तरह से हो गया जिस तरह से कटी पतंग है, जैसे पतंग खूब ऊंचा उड़ रहा है और नीचे से कट गया अपने जड़ से, तो अब वो इधर उधर हवा जिधर लेके जा रहा है उधर जा रहा है, कई जगह कहीं गिर जाता है। आप देखते होंगे कि पतंग को देखते हैं और बच्चे उसको देख करके दौड़ते जाते हैं, बच्चे नाली में गिर जाते हैं, छतों पर से बच्चे गिर जाते हैं उस पतंग के पीछे भागते भागते। सोशल मीडिया हमारा कटी पतंग की तरह से, बेलगाम बैल की तरह से हो गया। घोड़े में कोई लगाम नहीं है, घोड़ा इधर उधर जा रहा है, कहीं किसी को लात मार रहा है, कहीं किसी को नुकसान कर रहा है। मैं बड़ा जिम्मेवारी से सोशल मीडिया के सभी लोगों से क्षमा मांगते हुए कर रहा हूं कि आप बेलगाम ना हो। मित्रों, आप देखते होंगे कि सोशल मीडिया पर जब कोहरा आने लगेगा तो एक वीडियो आती है कि अभी अभी नोएडा हाईवे पर भीषण दुर्घटना, और 4-5 गाड़ियां आपस में टकराती दिखेंगी। ये कई साल से मैं उस वीडियो को देख रहा हूं। पिछले कई साल से मैं एक वीडियो देख रहा हूं कि आएगा कि अभी अभी मानेसर रोड पर भीषण बस एक्सीडेंट हुआ है, कई लोग मर गए हैं। ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि जरूरतमंद तक पहुंच सके। मुझे ये समझ में नहीं आता कि ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए की बात क्यों लोग कहते हैं कोई एक्सीडेंट हो घर पर, और लोग फिर अंधाधुंध शेयर करने लगते हैं। पता चलता कि वो 2008 में हुआ था। उसी तरह से जब जन्माष्टमी आती है तो एक मुस्लिम महिला अपने बच्चे को, बुर्का में है वो खुद, और बच्चे को कृष्ण की गेटअप में लेकर के जा रही है। नीचे लिखा आता है कि देखिए इंसानियत कितना जिंदा है, हमारा धर्म इंसानियत से ऊपर है। पता चला कि वो जो लड़का उस महिला के साथ था वो बेचारा बड़ा हो गया है और अब वो सीरिया में ISIS के तरफ से युद्ध कर रहा है, लेकिन अभी तक वो उसका कृष्ण लीला को दिखाया ही जा रहा है। मेरा उदाहरण का मतलब ये है कि आप पॉजिटिव बात बोलिए, सच्ची बात बोलिए, एंथेटिक बात बोलिए। जो आपको जानकारी ना हो ना बोलिए। कोई जरूरी नहीं है कि कहीं से वीडियो आए और आप उसको आंख बंद करके तुरंत शेयर कर दीजिए। आप पहले समझिए कि आप क्या, मान लीजिए कि कोई बात कोई चीज ऐसी आपको सूचना मिली, मैं एग्जाम्पल के रूप में नहीं रहा, कोई चीज सूचना मिली, हमारे राहुल भाई सुने, मैं मान लो कह दूं कि राहुल भाई डायरेक्टर बन गए, अब मैं लिख दूं। अब मेरे 5000 मित्र हैं, उसमें से 200-250 लोग ऑनलाइन है और 200-250 लोग उसको सुन करके शेयर कर देंगे, तो 10-5 हजार आदमी के पास चला जाएगा। अब राहुल भाई को समझाना पड़ेगा कि मैं अभी डायरेक्टर नहीं बना हूं, बनने वाला हूं, आज की बात नहीं है, मैं बनने वाला हूं। तो ये एक एम्बैरेस सिचुएशन होती है। पत्रकारिता की पवित्रता पर सोशल मीडिया किस तरह से पंचर कर रहा है, उसकी पवित्रता को किस तरह से उसमें नुकसान कर रहा है, अब मैं उस पर आता हूं। मित्रों, मेरे पास भी कई बार फोन आया, राकेश भाई क्या हाल है, अब बताओ बलिया में आप 7 सीट में क्या पोजीशन है। अब मैं अपना आराम से बैठ करके कहा जाए कि बलिया में तो 7 सीट बीजेपी ले जाए, बाकी लोगों का तो जमानत जब्त। अखबार का संवाददाता लिखेगा कि बलिया की 7 सीटें बीजेपी को, दूर दूर तक कोई मुकाबला, क्योंकि वो दिल्ली लखनऊ से फोन कर रहा है, वो जा नहीं रहा, उसका स्रोत है। अब उस स्रोत जो सही समाचार देगा, जो गलत समाचार देगा, अखबार वाला उसको जांचने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि जो उसका पहले स्रोत हुआ करता था वो स्वयं पत्रकार हो गया है। पहले कोई एक्सीडेंट की विजुअल आता था, कैमरा वाले को बुलाया जाता था, वो जाता था। अब क्या है कि तुरंत मोबाइल तुरंत लगा और साफ सीधा फेसबुक पर लाइव आ गया। अब कोई बड़ी से बड़ी समाचार हो, आपके फेसबुक पर लाइव आ जाएगा, तो अब उस समाचार चैनल की मौत तो खत्म हो जाएगी, क्योंकि समाचार चैनल से ज्यादा दर्शक, ज्यादा लोग सोशल मीडिया पर है। ओम प्रकाश ने मेरे को कुछ लिखा है, भैया वीडियो क्यों नहीं खुल रहा है। नहीं, वीडियो तो मेरा बिल्कुल लाइव है, आप वीडियो खुल का वीडियो तो दिख रहा होगा आपको, इसमें तो मुझे नहीं लग रहा कैसे क्यों है। राहुल भाई नमस्कार, मेरे को आपको मेरा वीडियो दिख रहा है, कृपया लिखिए, क्योंकि ओम प्रकाश कह रहे हैं कि वीडियो नहीं दिख रहा है। मेरे पास नेट सही काम कर रहा है फिर भी। राहुल भाई नमस्कार, मेरा वीडियो आपको दिख रहा है, क्योंकि ओम प्रकाश का प्रश्न आ गया कि वीडियो नहीं दिख रहा है। मेरी भतीजी भी देख रही है, क्या तुमको वीडियो दिख रहा है क्या? ओम प्रकाश ये भी पंडित पुत्री है, लेकिन मेरी भतीजी है, ये बात जान लीजिए, मेरे को चाचा जी कहती है, अपराजिता मिश्रा। हाँ बेटा, तुमको वीडियो दिख रहा है तो जरा हाँ ना लिखो, क्योंकि कुछ लोगों का कहना है कि मेरा वीडियो नहीं आ रहा है। जरा देखना बेटा, लिखो हाँ और ना, अगर वीडियो देख रही हो तो, आवाज साफ आ रहा है तो।
दिख रहा है सर, हाँ हाँ ठीक है। ओम प्रकाश, आप में कोई प्रॉब्लम होगी क्योंकि मेरा वीडियो दिख रहा है, वीडियो और ऑडियो दोनों आ रहा है, ठीक है रहा है। कोई नेट में कोई प्रॉब्लम होगा या हो सकता है मेरे में कोई प्रॉब्लम हो, आप न देखना चाहते हैं, ये भी हो सकता है, क्योंकि आप भी एक मजे हुए पत्रकार हैं, पत्रकारिता का आपने बाकायदा कोर्स किया हुआ है, और आप ही के पैसे में मैं पंचर लगाने की बात कर रहा हूं तो कहाँ सुन पाएंगे। क्योंकि कल भी मैंने जो अर्नब गोस्वामी पर प्रश्न किया था तो उसमें से सबसे ज्यादा विरोध मेरे को पत्रकारों ने किया। कई जाने माने पत्रकारों ने मेरे को फोन किया, जिनके पास मेरा नंबर था, बहुत बड़े बड़े विरोधा थे, एक भारतीय हैं, उन लोगों ने परमार समझ में नहीं कि कल कहना क्या चाहते थे। क्योंकि कहीं तो तुम कह रहे हो कि आदरणीय सोनिया जी, और कहीं कह रहे हो कि अर्नब ठीक कर रहा है, तो दोनों कैसे ठीक हो सकता है। तो मैं उनको बताया कि सरकार, पत्रकारिता का मैंने ना तो कोर्स किया है, ना ही मैं पत्रकारिता करना चाहता हूँ। मुझे लगा कि आदरणीय सोनिया जी ने जो काम किया है वो ठीक किया है, उनकी भी तारीफ करनी चाहिए, और अर्नब गोस्वामी ने जो प्रश्न किया है वो बहुत ही बढ़िया किया है, उस पर भी सोनिया जी को जवाब देना चाहिए। मेरा दोनों ही प्रश्न अपने अपने जगह पर बिल्कुल सही है, क्योंकि मनरेगा सोनिया जी लाई हैं, आरटीआई सोनिया जी लाई हैं, इसकी तारीफ है। सोनिया जी उम्र में वरिष्ठतम है, लोकसभा के सदस्य हैं, और हमारे तो माँ की उम्र के, उनका बेटा मेरे उम्र का है। राहुल जी, प्रियंका जी लोगों का उम्र और मेरे उम्र में 1-2 साल का फर्क है, तो जो इस उम्र की महिला है, मैं उनके लिए कोई अपमानजनक शब्द कहूँ ये मेरे से नहीं होगा। तो अगर इसमें आपको सोनिया जी के पक्ष में झुकता हुआ नजर आ रहा है तो आपकी नजरिया है। दूसरा, अर्नब गोस्वामी के उस भोलेपन का मैं आज भी विरोधी हूँ, लेकिन जो अर्नब गोस्वामी ने प्रश्न किया, मैं उस प्रश्न के साथ हूँ। दूसरा, मैं एक और, जब बात अर्नब को आ गई है तो मैं बता दूं, मैं अर्नब का समर्थक बिल्कुल ही नहीं हूं। मैं अर्नब का नापसंद करने वालों में से मैं हूं। मैं स्टैंड विद अर्नब का आजकल वो चल चुका है, मैं स्टैंड विद अर्नब बिल्कुल ही नहीं हूं। मैं अर्नब गोस्वामी के साथ स्टैंड किया ही नहीं जा सकता, क्योंकि मैं अर्नब गोस्वामी के उस प्रश्न के साथ स्टैंड कर रहा हूँ, वो प्रश्न के साथ मैं अपने आप को एसोसिएट कर रहा हूँ। अर्नब गोस्वामी का पूछा हुआ प्रश्न कि पालघर के हुए हत्या पर सोनिया जी चुप क्यों, मेरा भी वो प्रश्न है, लेकिन इस एक प्रश्न की वजह से मैं पूरा अर्नब का फैन बन जाऊं, ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि यही सोशल मीडिया का दुष्परिणाम है। यही सोशल मीडिया 3-4 साल, मतलब थोड़े दिन पहले जब फिल्म पद्मावत आया था तो सारे क्षत्रिय बिरादरी के लोग को कह दिया था कि ये क्षत्रिय गुंडे हैं, सड़क पर गुंडाई कर रहे हैं, तो सारे लोग उसको गाली दे रहे थे। ये अर्नब गोस्वामी मंदिर पर कह रहा था कि ये पंडित लोगों का माया जाल है जो पूजा के लालच में करते हैं, तो सारे पंडित समुदाय के लोग गालियां बक रहे थे। कल पद्मावत पर क्षत्रिय लोग गाली बक रहे थे, पूजा के नाम पर पंडित जी लोग गाली बक रहे थे, फिर किसी और नाम पर कोई बकेगा। तो मैं अर्नब का समर्थक तो बिल्कुल ही नहीं हूं। मैं यही कह रहा हूं कि मैं अर्नब के प्रश्न का समर्थक हूं। अर्नब गोस्वामी का जो वो प्रश्न है वो मेरा भी प्रश्न है कि उतनी बड़ी दुर्घटना पर सोनिया जी चुप क्यों, मैं भी कह रहा हूं, लेकिन मैं स्टैंड विद अर्नब बिल्कुल ही नहीं। यही पर वो ये उस प्रश्न से लिंक्ड है जो आज मेरा प्रश्न है कि सोशल मीडिया बेलगाम हो गई है। अब सोशल मीडिया पर ट्रेंड चल गया, स्टैंड विद प्रणव, जय प्रणव गोस्वामी, जय प्रणव जी, जय हो प्रणव। अब तो जहां देखिए स्टैंड विद प्रणव ट्रेंड कर रहा है, ट्विटर पर, यूट्यूब पर, फेसबुक पर, व्हाट्सएप में कई ग्रुप में जुड़ा हूं, मतलब भर जाता है वो प्रणव का फोटो लगा हुआ कि मैं प्रणव के साथ हूं, मैं प्रणव। लोग अपना अपना फोटो नीचे लगाने लगे हैं पिन क्रॉप से आजकल बना करके। लेकिन मेरा ये कहना है कि सोशल मीडिया यही गलत कर रहा है। सोशल मीडिया दबाव बना देता है किसी मैसेज पर, और सोशल मीडिया का पावर का आपको एक बात बता दूं, कितने आप लोग पावरफुल हैं आप जान लीजिए। बिहार के एक होमगार्ड ने कृषि अधिकारी का गाड़ी रोक करके पूछा कि सर लॉकडाउन में आप कौन हैं, तो बोला कि तुम कौन हो। बोला सर मेरी ड्यूटी है, मैं होमगार्ड का जवान हूँ। बोला तेरी हैसियत कैसे हो मेरे से पूछने के लिए। उन्होंने फोन करके कांस्टेबल को बुलाया, कांस्टेबल आया, कांस्टेबल को बोली कि मैं कृषि अधिकारी हूँ, ये 2 कौड़ी का आदमी मेरे से कैसे पूछ सकता है। उठक बैठक लगवा दिया उसका, और वो वीडियो वायरल हो गया सोशल मीडिया पर, किसी समाचार चैनल पर नहीं वायरल हुआ था। इसका वजह यह हुआ कि सरकार को मजबूर होना पड़ा, कृषि अधिकारी सस्पेंड हुआ है। बिहार के डीजीपी श्री गुप्तेश्वर जी को आकर के कहना पड़ा कि सम्मान सिपाही का हो या होमगार्ड का हो या एसपी का हो, आत्मसम्मान सबका बराबर है, मैं उस होमगार्ड के साथ हूं। मैंने कंसर्न डिपार्टमेंट को लिख दिया है कि उनके साथ, उनके विरुद्ध एक्शन किया जाए, और हमारी सरकार जरूर एक्शन लेगी, और एक्शन हो चुका है। ये है सोशल मीडिया का पावर। सोशल मीडिया का सबसे बढ़िया पावर मुझे समझ में आया था, आप लोग शायद भूल गए होंगे, एक प्रिंस बोरवेल में गिर गया था, मीडिया में आया, सरकार
को वहां पर संसाधन भेजना पड़ा, बोरवेल में से खुदाई हुई, खुद करके वो प्रिंस बाहर आया, सारे मीडिया पर चला, सिनेमा के कलाकार तक तो उसके साथ फोटो खिंचवाए और अपने अपने अकाउंट पर डाले। ये है सोशल मीडिया का पावर। तो सोशल मीडिया पर आप अर्णव गोस्वामी और रवीश कुमार से बड़ा पत्रकार हो सकते हैं। आप कोई बढ़िया समाचार आपके यहाँ दिखते हैं, अभी जैसे राशन की कालाबाजारी आ रही है, आप लगाइए ना वीडियो बना करके, देखिए राशन की कालाबाजारी 50 किलो की बोरी में 20 किलो माल आ रहा है, आप उसका वीडियो बनाकर लगाइए, बिल्कुल सही समाचार है। मिट्टी का तेल कहीं मिल ही नहीं रहा, लगाइए, बहुत बढ़िया समाचार है। कोरोना वायरस में लोग मुंह ढक के बजाय घूम करके गलियों में घूम रहे, कहां तक पुलिस आएगी, आप उसका वीडियो लगा करके एंथेटिक है, बिल्कुल जेन्युइन है, आप स्वयं अपने कैमरा से खींचे, लगाइए उसको यूट्यूब पर। और ये मत कहिए कि इसको शेयर करें, कहिए कि मेरे कैमरा से और ये मेरा मोबाइल नंबर है, अगर किसी को संदेह हो तो इस मोबाइल नंबर पर फोन करके पता कर ले, तब जा करके लगेगा। ये नहीं कि मैंने कोई वीडियो भेजा और आप उस वीडियो को आगे फॉरवर्ड कर दीजिए, फेक समाचार फैल गया, कंफ्यूज है सरकार की क्या करे, फिर वो पत्रकारिता प्रभावित होती है कि वो कह रहे हैं कि फलाना वाले गली में जमात के 1000 आदमी है, पर पता चला तो यहाँ पे एक भी मुसलमान नहीं है, तब जाकर के पत्रकारिता प्रभावित होती है सोशल मीडिया के बेलगाम रिपोर्टिंग से, बेलगाम खबर से। मित्रों, आज वीडियो लंबा मेरा करने का उद्देश्य नहीं है, क्योंकि आधे घंटे का मैंने टारगेट फिक्स कर लिया, उससे आगे जाऊंगा नहीं। आज का सिर्फ कंटेंट ये था कि सोशल मीडिया जिम्मेदार रिपोर्टिंग करें, मेन मीडिया से ज्यादा आपका महत्व है, लेकिन आप किसी फेक वीडियो को ना चलाएं, आप किसी फर्जी समाचार को अपने समाचार का शेयर का भाग ना बने। आप जरूरी मुद्दा उठाइए ना, कोरोना चल रहा है, जो जरूरी मुद्दा उसको उठाइए, आपका वाहवाही है, नहीं तो सोशल मीडिया नुकसान कर रहा है, मेन मीडिया को प्रभावित कर रहा है और उससे पत्रकारिता प्रभावित है। श्री ओम प्रकाश पांडे जी ने लिखा, मैं चाहता हूं पढ़ लूं, एक तो सभी लोगों को पढ़ा, बारी बारी से मैं पढ़ना शुरू करता हूं। पहले ओम प्रकाश जी का 98% लोग पत्रकार हो गए इस सोशल मीडिया के कारण, जो सही है, सही में पत्रकारिता का काम करते हैं, वो तो शर्मिंदा हो जाते हैं। ओम प्रकाश, आपका कहना आपका 2 प्रश्न नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों उत्तर देता हूं। आप कह रहे हैं कि 98% लोग पत्रकार हो गए, बिल्कुल बिल्कुल पत्रकार हो गए हैं, और ये मेन पत्रकार को शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप लाजपत राय मार्केट में जाएंगे ना, तो एक लाइन से कपड़े की दुकान लगी हुई है, जिसका दुकान पर बढ़िया माल मिलेगा ग्राहक वहां जाएगा। समाचार में भी आप देखें ना, कई तरह के चैनल, सैकड़ों चैनल हैं, लेकिन जिस पर बढ़िया समाचार चलता है ना, दर्शक उसके पास है। सोशल मीडिया में भी आप देखिएगा कि 2 बार 3 बार लोगों को समझ में आ जाता है कि ये फर्जी और बेमतलब का बकवास करता रहा, रोज सुबह शाम जय श्री राम का नारा लगाएगा, फूल और गुलाब का गुड मॉर्निंग और गुड नाइट भेजेगा, तो लोग उसको ब्लॉक कर देते हैं या उसका नोटिफिकेशन ऑफ कर देते हैं। लेकिन सोशल मीडिया में कई लोग हैं, उनको लोग इंतजार करते रहते हैं कि ये कब आएगा, इसका कौन सा समय है, उसके बात को सुनने के लिए बेकरार रहते हैं कि ये कहेगा तो बढ़िया ही कहेगा। तो कई लोग हैं, और अगर इस तरह का है तो कोई जरूरी नहीं है कि आपके ऊपर पत्रकारिता का टीका लगा हो या कोई आपका कैप लगा हो, जिस तरह से पुलिस का यूनिफॉर्म होता है कि आप ही पत्रकार हैं। बिल्कुल आप पत्रकार नहीं है, मैं पत्रकार हूं, और मैं आपसे बड़ा पत्रकार हूं अगर मैं समाज की बात, सही प्रश्न सही समय पर और सही जगह उठाता हूं तो, और सच्ची उठाता हूं तो मैं पत्रकार हूं, और मैं किसी से छोटा पत्रकार नहीं हूं। दूसरा आपका था कि उससे पत्रकार उसको शर्मिंदा होना चाहिए। मैं तो कह रहा हूं कि उस पत्रकार को अपने पत्रकारिता पर शर्मिंदा होना चाहिए जिसके पास कुछ कहने का है ही नहीं है, समाचार ही नहीं हो, इंतजार करता रहता है कि मेरे लिए स्क्रिप्ट मोदी जी के यहाँ से, सोनिया जी के यहाँ से, मुलायम सिंह जी के यहाँ से, मायावती के यहाँ से, लालू यादव से कब आएगा और क्या मैं बोलूंगा। वो तो कोट टाई लगा कर मेकअप करके तैयार है और पूछ रहे वो आया स्क्रिप्ट, मोदी जी ने क्या बोलना है, कुछ कहा नहीं, कहा यार, कहा यार अभी तक आया नहीं। उस पत्रकार को शर्मिंदा ही होना चाहिए, और उसको शर्मिंदा होना ही पड़ेगा, क्योंकि अब हर आदमी जिसके पास कैमरा वाला मोबाइल है और इंटरनेट रिलायंस की कृपा से, वो सब पत्रकार है और सबको समाचार बताने का अधिकार है। अगर वो सच्ची तस्वीर पेश कर रहा है तो मैं समझ रहा हूं कि वही सबसे बड़ा पत्रकार है, और उसको मैं प्रणाम करता हूं। आदरणीय प्रेमनारायण द्विवेदी जी को सादर प्रणाम। आदरणीय द्विवेदी जी ने मुझे मार्गदर्शन दिया है, आपका मार्गदर्शन सदैव बढ़िया ही रहता मेरे लिए। आपने कहा कि अपने अर्णव के सवाल को सही ठहराया, जिस पर सर्वोच्च न्यायालय ने भी मुहर लगाई है। निस्संदेह यह सत्य की विजय है। आप अर्णव की शैली पर जो सुझाव दिए थे उसका आज उन पर भी असर दिखा। जय जी। है अर्णव ही नहीं, मैं
अब फिर से कह रहा हूं कि जो बढ़िया है उसके साथ मैं हूं, जो सही है उसके साथ हूं मैं। श्री संजय भाई को नमस्कार। संजय कुमार जी नीतीश कुमार के पार्टी के बहुत बड़े नेता हैं और आप मुझे अपना आशीर्वाद दे रहे हैं, ये मेरा सौभाग्य है। संजय जी ने लिखा कि पत्रकारिता आजकल सबसे भ्रष्ट हो गई है, निंदा की जाए उतना कम है। संजय जी मैं कल कह चुका हूं, पत्रकारिता भ्रष्ट नहीं हुई है संजय जी, थोड़ा सा ग्रामर में अशुद्धि है। पत्रकारिता के पेशे में कुछ लोग भ्रष्ट हो गए हैं, मतलब पूरा एक महकमा तो भ्रष्ट होता नहीं ना, तो पुलिस भ्रष्ट होती है ना, पूरा पॉलिटिशियन भ्रष्ट होता है ना, पूरा कोई मतलब सारे पुरुष बलात्कारी है नहीं हो सकता, सारी महिला खराब है नहीं हो सकता, उसमें के कुछ लोग। अब मान सिंह डाकू है तो मैं भी डाकू हूं, वो भी तो पुरुष है, मैं भी तो पुरुष हूं। फूलन देवी डकैत थी तो मेरी पति भी डकैत है, वो भी तो महिला, ये भी नहीं। पत्रकारिता के पेशा में कुछ लोग या बहुत ज्यादा लोग भ्रष्ट हैं, पत्रकारिता का पेशे में कुछ ही लोग ठीक है, बाकी बहुत ज्यादा भ्रष्ट हैं। ये मैं आपकी बात मानता हूं और मेरे ख्याल से आप भी यही कहना चाह रहे होंगे। जल्दी में लिखने में लिख दिए, पत्रकारिता आजकल भ्रष्ट हो गई है कि जगह पर पत्रकारिता में आजकल बहुत लोग भ्रष्ट हो गए हैं। संजय जी शायद ये आप कहना चाहते हैं, और अगर आप ये नहीं कहना चाहते तो मैं ये कहना चाहता हूं कि पत्रकारिता आजकल भ्रष्ट हो गई की जगह पर पत्रकारिता में बहुत लोग भ्रष्ट हो गए। ये मैं आपका बात मानूंगा, इसके साथ हूं मैं। ओम प्रकाश 98% लोग, अच्छा ज्ञान भास्कर, मैं पत्रकार नहीं लेकिन वीडियो साफ आ रहा है। अच्छा बहुत बढ़िया। आपके ओम प्रकाश जी को नहीं आ रहा था इसलिए मैं कहा। आदरणीय तिवारी जी को नमस्कार। मेरे पास नेट नहीं है भैया, वीडियो क्यों नहीं आ रहा है? राहुल सोशल मीडिया बेलगाम घोड़ा नहीं पागल। आपका शब्दों के साथ मैं नहीं हूं। नमस्कार आके, हाँ चंद्रकला जी को नमस्कार। हाँ रणधीर भाई नमस्कार, कैसे हो रणधीर भाई? मोहम्मद शमीर नमस्कार, कैसे हो शमीर भाई? ठीक ठाक। तो मित्रों अब मैं वीडियो बंद करूंगा, बस 2 बातें आपसे कह रहा हूं। सोशल मीडिया का खूब प्रयोग करें, एकदम जिसके हाथ में कैमरे वाला मोबाइल और 1 महीने का डाटा मजबूरी में दे रहा है कोई, आप बिना नेट वाला भी मोबाइल चार्ज कराएंगे ना तो उसमें इंटरनेट पैकेज आ रहा है। क्योंकि मेरे पास एक मोबाइल रखा हूं जिसका नेट नहीं होगा, कई बार स्मार्टफोन बाहर पकड़ता नहीं है, तो एक मोबाइल में रखता हूं जिसमें नेट ना हो ताकि वो पकड़े। लेकिन जब मैं चार्ज कराने जाता हूं तो एसएमएस आता है कि एक इतना जीबी डाटा क्रेडिट हो गया है, तो आजकल बिना डाटा का आ ही नहीं रहा है। तो आप रहिए, लेकिन आप ना तो किसी धार्मिक उन्माद को भड़काने फैलाने के लिए खबर चलाए, ना कहीं जातीय विद्वेष वाला खबर चलाए। अगर आप देख रहे हैं कि ये सही है, आपकी आंख देख रही है, आंखों देखी, आप उसको शूट करके वीडियो बना दीजिए, आप उसको शूट करके सीधा फेसबुक लाइव लगा दीजिए, क्योंकि आपने देखा है, आपकी आंखों ने देखा है, आपका कैमरा देख रहा है, वो गलत हो ही नहीं सकता। कोरोना वायरस में आप जो गली में जा रहे हैं, देख रहे हैं 50 लोग एक जगह बैठे हुए हैं, आप तुरंत फेसबुक लाइव लगाइए कि देखिए फलाना जगह, तो वहां के कंसर्न थाने वाले को सूचना जाएगी कि यार यहाँ आएगा, तो वो अपना दौड़ा बढ़ा देगा, क्योंकि उससे आपका फायदा है, समाज का फायदा है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि सोशल मीडिया बेलगाम क्यों? मैंने कोई फर्जी वीडियो डाला और आप आंख मूंद के उसको शेयर कर दीजिए, पता चलो 4 साल पहले का है, तो वो अब एक एग्जाम्पल दे रहा हूं बड़ी छोटी सी। अभी 9 साढ़े 9 बजे हमारे यहाँ के बल्लू जी ने लिखा है कि चांदपुर गांव में ट्रांसफार्मर लगने में विधायक को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बोला भैया 2 बार क्यों लग गया? 1 बार तो लग गया था। तो बोला नहीं भैया पिछले साल वाला था। अब पिछले साल वाला आज उन्होंने शेयर कर दिया, मैं उसको बधाई भी दे दिया। इसी बात की मैं कह रहा हूं कि बासी खबरें, पुरानी खबरें, बेबुनियाद खबरों को सोशल मीडिया पर ना दें। आपकी शक्ति का पता ही नहीं है आपको, आपके पास कितनी बड़ी शक्ति है। अनिकेत सिंह नमस्कार। हाँ नमस्कार भाई। संजय जी आप सही पकड़े हैं, कुछ लोग ज्यादा, हाँ बिल्कुल संजय जी, कुछ लोग ज्यादा भ्रष्ट हो गए हैं। और अब एक बात आपको अभी सही कहा तो थोड़ा आपको खराब भी कह दो, उसके लिए संजय भाई क्या है कि हम ही और आप जिम्मेवार हैं, क्योंकि कोई भी राजनीतिक दल नहीं चाहता है कि सही का पत्रकार सामने आ जाए, क्योंकि उसको शूट नहीं करता। सभी राजनीतिक दल, उसमें आपकी पार्टी या कोई और पार्टी नहीं, सभी राजनीतिक दल ये चाहते हैं कि कोई पत्रकार ऐसा हो जो बढ़िया से चाशनी में लपेट करके कंक्लूजन ये निकाले कि फलाना वाला पार्टी ने बढ़िया किया है, फलाना वाला मुख्यमंत्री बढ़िया कर रहा है और फलाना वाला मुख्यमंत्री खराब। अब देखिए संजय जी, एक एग्जाम्पल 2 मिनट के अंदर, कोटा में बच्चों के आने का समाचार अलग अलग चैनल पर बता देता हूं, नाम नहीं रखूं। एक समाचार कर रहा है कि योगी जी
लॉकडाउन के कानून का सीधा उल्लंघन, कोटा से विद्यार्थियों को लाए। वही समाचार दूसरे चैनल पर, योगी जी का साहसिक कदम, फंसे हुए विद्यार्थियों को ले आ दिए। तीसरा समाचार, योगी जी को चाहिए था कि विद्यार्थियों को ना लाते। बस 3 तरह के समाचार है और 3 आ गए। अब योगी जी लेके लड़का आए। अब आप बिहार वाला देख लीजिए, समाचार पर आ रहा है कि अब करीब करीब सारे राज्य ने अपने अपने विद्यार्थियों को कोटा से बुला लिया। बिहार के मुख्यमंत्री अभी तक पीछे रह गए। दूसरा समाचार, नीतीश कुमार का साहसिक कदम, लॉकडाउन का अक्षर से पालन किया, अपने विद्यार्थियों को भी नहीं बुलाए। एक ही समाचार है। अब उस समाचार चैनल वालों को पता है कि क्या स्क्रिप्ट चलानी है। मैं इस बात का विरोधी हूं कि इस तरह का समाचार ना चले। अब योगी जी, वो मोदी जी, नीतीश जी, ममता जी, मतलब नाम रख लो, बाकी सब जी, वो ये चाहेंगे कि कोई भी पत्रकार ईमानदार ना हो, निष्ठावान ना हो, जनता के प्रति वफादार ना हो। वो ये चाहेगा कि पत्रकार मेरे प्रति वफादार हो और इतनी बढ़िया से खबर की प्रेजेंटेशन करे कि उसे अंत में लगे कि हाँ जी, नीतीश जी ने बहुत बढ़िया काम किया, योगी जी ने बहुत बढ़िया काम किया, मोदी जी ने बहुत बढ़िया काम किया। मतलब जो जी, सब जी का नाम ले, मैं नाम सब जी, चूंकि समय नहीं है इसलिए मैं कह रहा हूं, सब जी का नाम ले और पता करेंगे वही ठीक करा। मैं मान रहा हूं कि ये गलत है। हमें सबसे पहले राजनीतिक दलों को सुधारना पड़ेगा और जब हम सुधरेंगे राजनीतिक दल सुधर जाएंगे। अनिकेत सिंह ने लिखा है कि आप रवीश कुमार के बारे में क्या बोलेंगे, ये कैसा पत्रकार है? रवीश कुमार, आप देखिए, वो रवीश नहीं है, रविश है। अंग्रेजी में रवीश का स्पेलिंग मालूम है आपको? तो अंग्रेजी का रविश है वो। आप बड़ी सीधा और साफ, कल मैं ये वीडियो बोल चुका हूं, मेरा वाला वीडियो कल देख लीजिएगा। रवीश कुमार, ये रवीश कुमार। ओम प्रकाश लेकर के पत्रकारिता जो पेशा है, तो जो पेशेवर है तो अपना पैसा चलाने के लिए लोग गिर जा रहे हैं। यह मापदंड नहीं है जो होना चाहिए। ओम प्रकाश, आपके इस प्रश्न में ही उत्तर है। पत्रकारिता, पत्रकार के पास भी तो पेट है, वो भूखे तो सोएगा नहीं। अभी मैं खाना खा करके बैठा हूं। मेरे पास, मैं नौकरी करता हूं, कंसल्टेंसी करता हूं, मेरा रिटेनरशिप आता है, मेरा भोजन चलता है, कोर्ट में प्रैक्टिस है, थोड़ा बहुत पैसा वहां से आ जाता है। अब पत्रकार के पास तो ना तो कोर्ट में प्रैक्टिस करने जाता है, ना ही कोई कंपनी से कंसल्टेंसी आती है, ना ही किसी कंपनी से तनख्वाह आता है। तो कैसे काम करेगा? या तो नेताओं की तरफ से चंदा वसूलने लगे। तो नेता चंदा वसूलते हैं तो कहते हैं कि भाई मैं आपके लिए धरना प्रदर्शन करने जा रहा हूँ, आप चंदा दीजिए। तो पत्रकार क्या कहेगा कि आपके लिए धरना प्रदर्शन कर रहा हूँ, मेरे को चंदा दीजिए। कुछ ना कुछ तो विकल्प आपको पत्रकार के लिए रखना पड़ेगा। या तो सरकार पत्रकारों का तनख्वाह जारी करे कि भाई आप निष्पक्ष लिखिए, आप चाहे पक्ष में लेगा, विपक्ष लीजिए, आपके पास ये मुक्त रकम आपके पास चली जाएगी। या तो इस तरह की कोई पत्रकारिता हो। पत्रकारों की बात आया तो मैं 1 सेकंड के लिए नाम लिख रहा हूँ, वीडियो बड़ी लंबा हो रहा है, मैं डर रहा हूँ। एक SP सिंह जी होते थे जिन्होंने आज तक का शुरुआत की थी, जो बोलते थे कि ये थी खबरें आज तक, इंतजार कीजिए कल तक। SP सिंह, उस वक्त हमको पता नहीं था कि पत्रकारिता का मतलब क्या होता है, पत्रकार क्या चीज है। एक मैंने चंद्रशेखर जब प्रधानमंत्री बने तो इंडिया टुडे में अंतिम पन्ने पर लिखा था दाढ़ी के दिन बहुरे, और उन्होंने वो खबर बड़ी लंबी चौड़ी खबर थी, उनमें चंद्रशेखर जी के लिए बड़ा शिकायत आलोचना सब था। और मैं पढ़ करके बड़ा बड़ा गुस्सा होता यार, कैसा आदमी है, कौन आदमी है, क्योंकि हम तो चंद्रशेखर भक्त थे, हैं और रहेंगे। अभी मैं पढ़ करके गुस्सा होकर आ रहा हूँ तो देखा हूँ कि वो हंस हंस करके चंद्रशेखर जी से बात कर रहे हैं और भूजा खा रहे हैं। उस शाम के भूजा के टाइम हम भी पहुंच जाते थे कई बार। तो मैं बेचैन था कि कब हटे और मैं तुरंत बोलूं। इसी वक्त एक अभी उजिंदा आदमी है, मैं उनका नाम नहीं रखूंगा, वो आए, उनके साथ मिलने लगे। मैं बोला बाबा ये बड़ा बाबू लिख लो रवा खाती हूँ। हंसने लगे, बोला भूजा खा लिया? हाँ, और ले, वो वाला आया हुआ है, बूढ़ वाला, तुम्हारे आने में मिलता है। आगे कुछ नहीं बोले। तो राम बहादुर सिंह जी मेरे पीछे थे। बोला काम हो हो, मुझे जानते ना मत, ये बड़ा बाबू लिख ले रहे। अब बाबा सुनते नहीं, कहा बात कर बाबा जानो तरन ऐसे नहीं कहो, सुनो। वो पत्रकार है, अपना काम कर रहा है और अभी आया हुआ है तो प्रधानमंत्री से मिलने के लिए आया हुआ है। मैं बोले तो इनको इतनी इज्जत क्यों दे रहे हैं? बोला वो उसका काम है कि चंद्रशेखर जी की नीति अगर कोई आलोचना लायक है तो आलोचना करे, उसका यही पेशा है। चंद्रशेखर जी मेच्योर पॉलिटिशियन है, इसलिए उसका बुरा नहीं मान रहे। वो मापदंड था। आज के तो पॉलिटिशियन मरवा देगा, पत्रकार को जलवा देगा, उसका गाड़ी एक्सटेंड करवा देगा। तो वो पत्रकारिता और वो पॉलिटिशियन, उसकी कमी हो रही है आज के तारीख में।
ओम प्रकाश जी ने लिखा है, पहले ऊपर पढ़ो, कि कोई समूह चलाने के लिए चाहे चैनल हो या पत्रकारिता हो, अखबार हो, ऐड नहीं मिला तो कैसे चलेगा। मैं यही तो कह रहा हूं कि सरकारों पर ये दबाव होना चाहिए कि आप पत्रकारिता पेपर के कॉन्ट्रैक्ट देकर के ऐड नहीं देंगे, आपको देना ही देना है 50% स्टेट को और 50% सेंट्रल अखबारों को देना ही देना है। टीवी पर इतना ऐड आएगा, अखबार में इतना ऐड आएगा, अखबार में क्या छप रहा है ये आपका काम नहीं है। ये ईमानदार, और ये होगा क्या ओम प्रकाश, असल ये मुद्दा राजनीतिक होना चाहिए, लेकिन राजनीति में कैसे मुद्दा होगा। राजनीति में तो मुझे हो गया कि जमात वाले लोग कोरोना फैलाए हुए हैं और हम लोग लड़ाई लड़ते रहे, चुनाव लड़ाई में हमारे दिमाग में आएगा कि जमात वाले मूत के बोतल फेंक देते थे, छोड़ो वोट नहीं देंगे। तो अब तो मुद्दा कहां दिया गया है कि पत्रकारिता के कंटेंट से संस्कार, इस पर हम डिबेट में आते कहां हैं। सरकार इस बात पर डिबेट करने देती है क्योंकि उससे सरकार का है घाटा, तेरा कुछ नहीं घाटा। वो वाला गाना सुना है ना कि मेरा कुछ नहीं जाता उसमें तेरा घाटा, तो उसमें आपका कुछ नहीं जाता लेकिन सिर्फ सरकार का है घाटा। तो सरकार नहीं चाहेगी कि कोई ऐसा काम करे जिससे सरकार को घाटा हो। सरकार किसी भी कॉमन कॉज को चुनावी मुद्दा नहीं बनने देती, वो बेमतलब को, अननेसेसरी कॉज को चुनाव में मुद्दा बनाएगी। अब मैं पूछ दूं अभी तो लोग, अभी कितने भाजपा वाले लोग हैं, ज्ञान भास्कर द्विवेदी अभी मोबाइल में से निकल कर मेरे मुंह पर घूसा मार देंगे। हालांकि मेरे छोटे भाई मारेंगे नहीं, लेकिन मारने ही जैसा फील करेंगे। अगर मैं कह दूं कि 300-500 करोड़ लगा करके जो सरदार पटेल की स्टेचू बनाई गई है अभी तुरंत ताजा, उसके जगह अगर 10-20 अस्पताल बनाएगा होता तो इसमें कोरोना के महामारी के लिए मुझे घबराने में थोड़ी कमी होती। चलो मेरे पास 2 अस्पताल भी है, लेकिन अस्पताल कहां बना। अशोक रोड पर भारतीय जनता पार्टी का बड़ा शानदार ऑफिस था, लेकिन अशोक रोड से हट करके और 7 स्टार होटल से भी बढ़िया जगह पर ऑफिस चले गई ना। अब उसमें मैं पूछ दूं कि वो जितने महंगा बना हुआ है, अगर उसमें पार्टी के अध्यक्ष हट करके वहां पर इस टाइम क्वारंटाइन सेंटर बन जाता तो हमारे कितने लोगों का इलाज हो जाता। तो कितने भाजपा के भक्त लोग अभी तुरंत मोबाइल में घुस के मेरे को मारने लगेंगे, क्योंकि इससे क्या है कि इससे आपका घाटा, सरकार का कुछ नहीं जाता। लेकिन सरकार ये मुद्दा बनने नहीं दिया। किसी भी राजनीतिक दल ने भी, सोनिया गांधी ने, मुलायम सिंह ने, लालू प्रसाद ने, नीतीश कुमार ने, ममता बनर्जी ने एक भी प्रश्न किया कि आपको 7 स्टार होटल से आलीशान ऑफिस में क्यों पार्टी ऑफिस चलाना पड़ा। आप वहां अशोक रोड से ठीक ठाक तो चला रहे थे, वही 2 सीट से 200 सीट तक पहुंचे हैं भाई। तो अब आप ये नए वाले में क्यों गए। वो तो सारा इतना मनहूस है कि जब से गए हैं तब से सुषमा जी चली गई, जोशी जी, मतलब कई लोग चले गए भाजपा के पूर्व, एक से एक। और दूसरा, तब से सरकार हार रही है। जब तक हम अशोक रोड में भारतीय जनता पार्टी थी, देश के 17-18 राज्य में उसका राज था। 70-78% भूभाग पर भाजपा का राज था और अब 7% को हो गया है। तो वास्तु भी तो खराब है। भारतीय जनता पार्टी को चाहिए कि उसको तुरंत अस्पताल को दान कर दे और वापस अशोक रोड में आ जाए, 100% पर चली जाएगी। लेकिन ये मुद्दा नहीं बन सकता क्योंकि इसमें सोनिया जी को तो आलिशान फार्म हाउस जैसा बन रहा है। लालू प्रसाद यादव का तो राबड़ी भवन बनी गया है। अब कोई पूछे कि भाई बिहार के राजनीतिक दल के रूप में रजिस्टर्ड पार्टी के ऑफिस का नाम राबड़ी भवन क्यों है, वो राबड़ी जी की पुश्तैनी संपत्ति है क्या? क्योंकि वो तो राष्ट्रीय जनता दल का ऑफिस है, तो मैं राबड़ी भवन का क्या मतलब है। लेकिन कहीं कोई प्रश्न पूछ रहा है का, मैं पूछूंगा तो कहेगा ये विरोधी, लालू जी का विरोधी इसलिए पूछ रहा है। और नीतीश कुमार ने भी कोई प्रश्न नहीं उठाया जो घोर विरोधी लालू प्रसाद के, कि भाई राजनीतिक पार्टी के ऑफिस का राबड़ी भवन क्यों, कोई प्रश्न पूछता है। तो ये उनका अपना मामला नहीं पूछा जाएगा, आप उलझाएंगे आपस में बेमतलब अननेसेसरी बात में। यहीं पर पत्रकारिता की ईमानदारिता की जरूरत होगी। जो पत्रकार ईमानदार है वो इसको पिन पॉइंट करेगा कि वो छोड़ दो, जमात वालों ने मूता हगा, हमको ये मतलब नहीं है। हमें मतलब है कि आपने इलाज करने के नया कितना सेंटर खोला, चाइना ने डुप्लीकेट दे दिया, आप चाइना से लिए ही क्यों, आपने और कहीं बिडिंग क्यों नहीं की, आपने और कहीं टेंडर क्यों नहीं डाला, और कोरिया उरिया जो उनमें देशों में क्यों नहीं बोले, क्यों आप चाइना से लड़ भी रहे हैं और चाइना से सामान भी ले रहे हैं और चाइना आपको डुप्लीकेट चिपका रहा है। ये प्रश्न पत्रकारों को उठाना चाहिए। तो पत्रकार आएगा तो एक हाथ मलता होगा कि बात आजकल ऐसा है कि इन सब चीजों पर भी सोचना चाहिए कि क्या हुआ है। एक पत्रकार कहेगा कि देखिए सबसे पहले आप कौन जात हैं, अच्छा ये जात का पता चल गया, देखिए सरकार तो अभी उलझी हुई है हालात फलाना में, आपको फलाना करना चाहिए। दूसरा कहेगा कि आज आपको ये बात समझना चाहिए कि मोदी जी कितना बढ़िया काम कर रहे हैं। तीसरा बोलेगा बोलिए बोलिए। ये क्या पत्रकारिता है भाई, कोई है पत्रकार इस तरह का?
पत्रकार नहीं है, इसका जिम्मेदार पत्रकार भी है और सरकार भी है। तो सरकारों को भी पत्रकार को डेवलप करना पड़ेगा और पत्रकार को भी सरकार को डेवलप करना पड़ेगा, तब जाकर के बात होगा, नहीं तो नहीं होगा। मित्रों, आज मैं कंटेंट से आगे बढ़ने का प्रयास नहीं करूंगा, वीडियो को लंबा नहीं करूंगा। अंत में आप सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि सोशल मीडिया का जम के इस्तेमाल कीजिए, खूब इस्तेमाल कीजिए, लेकिन जो चीज आपके अपने आंखों के सामने न आए उसको आंख बंद करके शेयर ना कीजिए। दूसरा, आप सब पत्रकार हैं, जिसके पास कैमरा है और इंटरनेट है और जिसके पास आदमी तक पहुंचने का वो है, वो उसके पास है, लेकिन आप अपने आंखों देखा हाल को मोबाइल पर शूट कीजिए और तुरंत फेसबुक लाइव लगाइए, उसको फेंकिए एयर में, लोग अपने अपने मतलब का निकाल लेंगे। लेकिन अगर किसी की वीडियो की सत्यता आपके पास नहीं है तो आप उसको शेयर ना करिए। फर्जी और फेक वीडियो को तो देखिए नहीं, डिलीट कर दीजिए, तब जाकर के आपके पावर का लोहा मानेगा। आपने एक ईमानदार वीडियो शेयर किया, आपके सामने प्रमाण है कि एक होमगार्ड के जवान को कृषि अधिकारी अपने रुआब के तहत प्रताड़ित किया, सस्पेंड हो गया। ये आपका असर है, ये आपके शक्ति का है। आपको पता ही नहीं है, आपकी स्थिति हनुमान जी की है कि लंका के किनारे समुद्र पर बैठे हनुमान जी देख करके, यार अभी क्या होगा, इतना लंबा समुद्र कैसे पार करेंगे। तो जामवंत आते हैं, कहते हैं कि क्यों चुप बैठू बलवाना। तब हनुमान जी को याद है, यार मैं तो कूद सकता हूं, तब हनुमान जी कूद जाते हैं। तो सारे सोशल मीडिया के लोगों को जामवंत की जरूरत है। मैं जामवंत नहीं हूं, मैं तो एक बहुत साधारण मनुष्य हूं, लेकिन आपसे अनुरोध कर रहा हूं कि आप अगर अपने आंख कान से कोई देख सुन रहे हैं, उसे ही पोस्ट करें, बेमतलब के फर्जी चीज को ना पोस्ट करें। आपका प्रतिष्ठा बना रहेगा, आपकी शक्ति बनी रहेगी और आपके शक्ति का सरकार लोहा मानेगी। सरकार चाहेगी कि आप इधर उधर भटकें। सरकार कुछ कंटेंट प्लांट करवाएगी, कुछ हिंदू मुस्लिम, कुछ एंटी सोनिया, कुछ एंटी मोदी, वो प्लांट करवाई जाती है, वो करवाएगी, लेकिन आपको उसमें नहीं फंसना है। यही आपका समझदारी है। अंत में जैसे मैं बंद करना चाहूँ, प्रकाश जी ने कुछ लिख दिया, आदरणीय प्रेमनाथ देव जी लिखा कि अनावश्यक खर्च पर सटीक इलाज। जी बिल्कुल, आपका आशीर्वाद बना रहा है। प्रकाश जी लिखने के किसी बड़े नेता से आपका साठ-गांठ है क्या, तो बताइए, कुछ ऐड दिलवाएगा। ये सब सोशल मीडिया वाला बोरिया बिस्तर बांधता दिखता है। ओम प्रकाश जी, अगर किसी बड़े नेता से साठ और गांठ दोनों होता तो मैं किसी गठबंधन का पार्ट होता। मैं किसी गठबंधन के पार्ट में नहीं हूं, इसीलिए मेरा साठ और गांठ दोनों ही नहीं है। जानता मैं आपको भी हूं और उनको भी हूं। जान पहचान से गांठ का जरूरी है, इसी गांठ होगा तभी गठबंधन होगा। मेरा गठबंधन किसी से नहीं है, लेकिन आप लगे रहिए, कई लोग आपसे भी गठबंधन करने का प्रयास करेंगे। अंत में, कोरोना से डरिए, यह बीमारी नहीं महामारी है और इसका एकमात्र उपाय है सोशल मीडिया पर सच्ची और पक्की खबरें लगाइए, लेकिन सोशल डिस्टेंस बनाइए, सोशल डिफरेंस मत बनाइए। आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि सोशल डिस्टेंस और सोशल डिफरेंस में क्या फर्क है। आप जब इस फर्क को समझ जाएंगे, सोशल मीडिया बिल्कुल नीट क्लीन हो जाएगी और जो उसकी उपयोगिता है, जो उसकी आवश्यकता है, वही रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं राकेश परमार आप सबसे प्रार्थना करता हूं कि सोशल डिस्टेंस का पालन करें, सोशल डिफरेंस का नहीं। हारेगा कोरोना, जीतेगा हिंदुस्तान। जय हो मेरा भारत महान। नमस्कार।